नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जो अगला पेपर होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का, तो दोस्तों उसका पहले से 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। दोस्तों उस दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों जितने वीडियो बनाए जा रहे हैं इस चैनल पे दोस्तों, वो सब के सब क्या है दोस्तों, आपके सिलेबस से संबंधित हैं। ठीक है, यानी एक भी फालतू के प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों, आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी पीडीएफ होंगे उसमें भेज दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो पर। और दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों सबसे सटीक आंसर की और सबसे सटीक गेसिंग संभावित प्रश्न इस चैनल पर डाले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो के मुख्य टॉपिक पर दोस्तों। तो दोस्तों ये है हम लोग आज का वीडियो का मटेरियल। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, बहुत बकवास हुआ और आप लोग अपने काम की बातों पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों आपसे कल इस तरह ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पाठक 1 मिनट में लगभग कितना शब्द पढ़ सकता है। यानी जो साधारण एक पाठक या एक व्यक्ति 1 मिनट में लगभग कितने शब्द पढ़ सकता है दोस्तों। ये प्रश्न आएगा तो आपको सही उत्तर देना होगा 250 शब्द लगभग। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे देखिए, तेज़ी से पढ़ने वाले पाठक जो हैं वो 500 से 600 शब्द आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको अगर लगभग पूछेगा, सामान्यतः पूछेगा तो आपको सही उत्तर देना होगा 250 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से एक पाठक पढ़ता है। दोस्तों इसको बारीकी से समझते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यही प्रश्न है जो यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये सभी सिलेबस आधारित प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे है दोस्तों पाठन कौशल के प्रकार। यानी क्या है दोस्तों, ये जो है पाठन कौशल के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, यानी रीडिंग स्किल के जो हैं प्रकार हैं। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, नंबर 1 पे दिया हुआ है शब्द रुचि कौशल। ठीक है दोस्तों, पहला हुआ शब्द रुचि कौशल, और दूसरा हुआ दोस्तों आपका समझ कौशल, और तीसरा हुआ दोस्तों आपका प्रवाह कौशल, और चौथा और आखिरी हुआ दोस्तों कठिन कौशल। तो ये क्या है दोस्तों, ये पाठन कौशल के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको उत्तर देना होगा 4। कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो पहला होता है रुचि कौशल, दूसरा होता है समझ कौशल, और तीसरा होता है प्रवाह कौशल, और चौथा और आखिरी होता है दोस्तों आपका कठिन कौशल। ठीक है दोस्तों, ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं सोते सोते। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि वीडियो को बीच से छोड़कर नहीं भागना है, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को बीच से छोड़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा आपको अधूरा। और आप लोग जानते ही हैं कि अधूरा ज्ञान और अधूरा प्यार क्या करता है, बीच सड़क पे पिटवा देता है। तो आपको बीच सड़क पे नहीं पीटना है, कल आपको पेपर को पीटना है। तो आपको पेपर को पीटने के लिए इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। और दोस्तों इसी तरह से ध्यान लगा कर देखते रहिए। और आगे है दोस्तों समझ कौशल। ठीक है दोस्तों, तो समझ कौशल क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका समझ कौशल। इसका परिभाषा जो है इसको देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है समझ कौशल का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, समझ मानसिक रूप से कुछ समझने और विचारों तथा तथ्यों से परिचित होने का प्रथा है। यानी समझ क्या है दोस्तों, आप अपने समझ के माध्यम से क्या करते हैं, किसी विचारों तथा तथ्यों को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को समझ बोलते हैं। और दोस्तों आगे है संक्षिप्तीकरण, यानी प्रिसाइज क्या है, तो प्रिसाइज मतलब आप लोग जानते हैं, प्रिसाइज जो संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण होता है, उसका यह तात्पर्य होता है कि आपको दे दिया जाएगा पैसेज, आपको उसको छोटा करके लिखना होता है, तो उसी को दोस्तों प्रिसाइज बोला जाता है दोस्तों। और दोस्तों प्रिसाइज जो है ये एक फ्रेंच भाषा है। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है प्रिसाइज। ठीक है, और दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है संक्षेपण के अंत में शब्दों को गिन कर लिखा जाता है। दोस्तों ये क्या है, ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग पहले पढ़ेंगे तो पता होगा, जो संक्षेपण किया जाता है, बड़े वाक्यों को छोटा किया जाता है, तो लास्ट में उसके नीचे क्या लिखा जाता है दोस्तों, शब्दों को गिन कर लिख दिया जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न कल पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान आंख गड़ा दीजिए इसी में और देखते रहिए। और दोस्तों आगे है सेमिनार, यानी विचार गोष्ठी, जिसको हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में सेमिनार बोला जाता है, अब हिंदी में विचार गोष्ठी। तो इसको समझिए क्या है ये सेमिनार गोष्ठी में विषय का शीर्षक 2 माह पहले ही तय करते हैं। यानी जो
सेमिनार होने वाला है, विचार गोष्ठी होने वाला है, उसका जो शीर्षक होता है उसको 2 महीने पहले ही तैयार कर लिया जाता है। कितने कितने महीने पहले दोस्तों? तो पूरे पूरे 2 महीने पहले, ठीक है। और आगे है तो सेमिनार एक दिन में 2 बार हो सकता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सेमिनार एक दिन में अधिकतर कितना बार हो सकता है? तो आपको उत्तर देना होगा 2 बार। दोस्तों एक होता है लंच के पहले और एक होता है लंच के बाद। और दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है सेमिनार सेमिनार 1 से 3 दिन तक चल सकता है। अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में किसी तरह का सेमिनार का आयोजन हुआ तो वो सेमिनार 1 दिन से 3 दिन तक उसका आयोजन चल सकता है, ठीक है। एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है और अधिकतर 3 दिन तक भी वो चल सकता है। तो आप याद करिए सेमिनार जो होता है 1 से 3 दिन तक चलता है। और दोस्तों आगे है सेमिनार विचार गोष्ठी के प्रकार, यानी दोस्तों जो सेमिनार होता है उसका कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों सबसे पहले देखिए जो पहला प्रकार है वो है लघु विचार गोष्ठी। ये छोटा पैमाना पर होता है दोस्तों। और जो नंबर दूसरा है वो है दोस्तों प्रमुख विचार गोष्ठी, ठीक है। ये होता है, इसमें कुछ प्रमुख तथ्यों पर इसमें विचार किया जाता है। और दोस्तों तीसरा है राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, ये राष्ट्रीय होता है। अब राष्ट्रीय का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। और दोस्तों ये चौथा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय है, यानी इंटरनेशनल सेमिनार होता है। और दोस्तों ये तो हो गया आपका सेमिनार का 4 प्रकार होता है। और है दोस्तों आगे संचार के प्रकार। संचार के प्रकार समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि संचार ये जो किताब है हम लोगों का कम्युनिकेशन वाला, इसका पूरे पारी जो बेस है ये आपका संचार से ही आधारित है और जुड़ा हुआ है। तो संचार को समझते हैं यहाँ बारीकी से। तो संचार के प्रकार, तो दोस्तों संचार को बहुत अलग अलग प्रभेदों में बांटा गया है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे संबंध के आधार पर प्रकार। किसका प्रकार दोस्तों? जो संचार का प्रकार है वो संबंध के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वो होता है आपका 2 प्रकार का। और जो पहला होता है वो होता है औपचारिक संचार और दूसरा होता है अनौपचारिक संचार। और दोस्तों दोनों को समझते हैं। अब जो औपचारिक संचार होता है उसमें किसी तथ्य या विचार को पहुंचाने के लिए लिख कर भेजा जाता है अपने विचार को दूसरे तक, प्राप्तकर्ता तक। और ये जो अनौपचारिक है डायरेक्ट बोल दिया जाता है। जैसे कोई बात हुआ कि आज 2 बजे सभी लोगों को इकट्ठा होना है, तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ आपका अनौपचारिक संचार। ओके दोस्तों। और आगे है संदेश के किस्म के आधार पर। ये दोस्तों ऊपर वाला था संबंध के आधार पर, और जो नीचे वाला दूसरा है वो है क्या? संदेश के किस्म के आधार पर। तो दोस्तों संदेश के किस्म के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं संचार। पहला होता है अधोगामी, दूसरा होता है ऊर्ध्वगामी, और तीसरा होता है समतल संचार, और चौथा होता है आड़ा तिरछा संचार। दोस्तों जो छात्र पढ़े होंगे उनको इसके बारे में पता तो ज़रूर होगा हल्का फुल्का। और दोस्तों इसको हम लोग पूरा समझते हैं यहाँ पे। और दोस्तों जो पहला है अधोगामी संचार क्या होता है? तो दोस्तों अधोगामी मतलब होता है किसी संस्था में जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो अपने से निम्न स्तर के अधिकारियों को सूचना देते हैं, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य के सभी डीएम से बोल दिए कि आपको ये करना है, ये सूचना है आपके लिए। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ आपका अधोगामी। और दोस्तों ऊर्ध्वगामी, और आगे है जो इसका ठीक उल्टा है, ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ऐसा हुआ कि किसी एक ज़िले के डीएम जो है मुख्यमंत्री को खत लिखते हैं और अपना विचार देते हैं, तो ये हो गया दोस्तों ऊर्ध्वगामी। और दोस्तों जो तीसरा है वो समतल संचार है। समतल संचार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो बराबर होता है। जैसे एक ही क्लास या एक ही संस्था के बराबर लेवल के जो कर्मचारी हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों समतल संचार। और दोस्तों आगे है आड़ा तिरछा संचार। दोस्तों इसका कोई किनारा ही नहीं होता। मुख्यमंत्री ने भेज दिया डीएम को और डीएम ने भेज दिया डीजीपी को, ये कहीं से कहीं जा सकता है, इसमें इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया आड़ा तिरछा, यानी आप किसी तरह आप इसको, यानी आड़ा तिरछा मतलब किसी तरह आप इसको कहीं भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके संदेश के किस्मों के आधार पर। और दोस्तों आगे है लक्षणों के आधार पर संचार के प्रकार। तो दोस्तों लक्षण के आधार पर संचार जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है आंतरिक संचार और दूसरा होता है बाह्य संचार। दोस्तों आंतरिक संचार जो मनुष्य खुद के लिए जिसका प्रयोग करता है वो हो गया दोस्तों आंतरिक संचार। और जो मनुष्य किसी प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के लिए, अन्य प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के लिए जो क्रिया को अपनाता है उसको दोस्तों बोला जाता है बाह्य संचार। दोस्तों बिल्कुल समझते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगा करके PDF तैयार किया जाता है। और दोस्तों अगर आपको आपका कोई प्रश्न हो इससे जुड़ा हुआ तो आप कमेंट में बेहिचक लिख सकते हैं दोस्तों, उसका समाधान और उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाता है और दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे देखते हैं माध्यम के आधार पर संचार के प्रकार। तो दोस्तों माध्यम के आधार पर संचार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों?
यहाँ पे ध्यान दीजिए और देखिए, पहला होता है मौखिक संचार, दूसरा होता है लिखित संचार और तीसरा होता है दृश्य संचार और चौथा होता है सांकेतिक संचार। अब इसको थोड़ा थोड़ा समझिए, क्योंकि आप लोग समझते होंगे मौखिक मतलब जिसको बोलकर बताया जाता है या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तथ्यों का आदान प्रदान किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों लिखित में लिख कर किया जाता है, और तीसरा जो है वो इसमें दृश्य मतलब दिखा करके प्रदर्शित करके किया जाता है। चौथा जो है वो है सांकेतिक। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संख्या के आधार पर संचार के प्रकार। तो दोस्तों संख्या के आधार पर जो होता है संचार के कितने प्रकार होता है दोस्तों, उसको देखिए। नंबर 1 जो होता है व्यक्तिगत संचार, नंबर बी यानी नंबर 2 हुआ आपका अंतर व्यक्तिगत संचार, और जो नंबर सी या तीसरा बोलेंगे उसको वो हो गया आपका समूह संचार, और चौथा है आपका सामाजिक संचार, और जो पांचवा है आपका जन संचार, जिसे मास कम्युनिकेशन बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये संख्या के आधार पर कितने हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संचार, अंतर व्यक्तिगत संचार, समूह संचार, सामाजिक संचार और जन संचार। और दोस्तों मौखिक संचार के साधन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मौखिक संचार होता है दोस्तों उसके साधन क्या हो सकते हैं, इसमें लोग बोल कर बताते हैं। तो जो रेडियो है वो क्या है दोस्तों, मौखिक संचार का एक साधन है। मोबाइल भी क्या है, एक मौखिक संचार का साधन है। और टीवी भी क्या है, मौखिक संचार का एक साधन है। हालांकि टीवी मौखिक और दृश्य दोनों में आता है, लेकिन प्रमुखतः रेडियो और मोबाइल है जो आप यूज करते हो। हालांकि रेडियो तो आजकल यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी ये रेडियो जो होता है वो क्या होता है, एक मौखिक संचार का साधन है। और आगे देखते हैं दोस्तों लिखित संचार के साधन। तो दोस्तों लिखित संचार के साधन जैसा कि समाचार पत्र हुआ, आपका बुलेटिन हुआ, रिपोर्ट हुआ, जिसको आप लोग आपके पास लिख कर पहुँचाया जाता है, या किसी प्राप्तकर्ता के पास किसी भेजने वाले द्वारा लिख कर भेजा जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों लिखित संचार। और आगे है दोस्तों दृश्य संचार। तो दोस्तों दृश्य संचार का साधन क्या हो सकता है दोस्तों, सीडी यानी जिसका पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क, और यह हो गया आपका टीवी टेलीविज़न, और ये विज्ञापन। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देख कर इसको समझते हैं, तो ये इसलिए इसको बोला जाता है दृश्य संचार। और आगे है दोस्तों ब्लैक बोर्ड। अगर कोई टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है तो आप उसको देख कर समझते हैं, तो वो क्या हुआ दोस्तों, वो हुआ आपका दृश्य संचार। और दोस्तों आगे है समूह संचार में लोगों की संख्या लगभग 20 से 25 हो सकती है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए अगर संभव हो तो, क्योंकि दोस्तों समूह संचार में लोगों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, तो वो हो सकती है आपका 20 से 25। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे है दोस्तों सुनने के लिए बाधाएं। दोस्तों सुनना भी इस सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सुनने के लिए बाधाएं क्या क्या हो सकती है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो पहला है इसमें है प्रतिकूल शारीरिक वातावरण। अगर आप खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, बैठने में परेशानी है या फिर गर्मी लग रही है, तो फिर आप जो वक्ता बोल रहा है आप उसके बातों पर ध्यान ज़्यादातर तौर पर नहीं दे पाएंगे। तो यह इसको बोला जाता है दोस्तों प्रतिकूल शारीरिक वातावरण। ये जो है ये सुनने में बाधा उत्पन्न करता है। और दोस्तों आगे है प्रेरणा की कमी। दोस्तों आप खुद को बोर महसूस कर रहे हैं, ये क्या हुआ दोस्तों, आपकी प्रेरणा कमी, या आप सीखना नहीं चाहते, तो इसमें ये हो सकता है दोस्तों। और आगे है दोस्तों अनुचित धारणाएं। अनुचित धारणाएं में क्या हो सकता है दोस्तों, आप हमेशा वक्ता की बातों को आलोचनात्मक नज़रिया से देखते हैं, ये बोल रहा है सही नहीं है, ये है वो है, मतलब सोचते हैं, उसको अनुचित अवधारणाएं बोला जाता है। और दोस्तों आगे है नकारात्मक व्यक्तित्व। जैसे घमंडी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो नहीं सुन सकते किसी का बात। भाई ये हकीकत है, जो नफरती लोग होते हैं वो किसी का बात सुनते ही नहीं, ये सच्चाई है दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, ये जो आपको बताया जा रहा है आप इसको एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकालिए मत, क्योंकि कल जो पेपर होने वाला है उसमें आप जाएंगे तो आपको पेपर को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बारीकी से समझना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों जितने छात्र जुड़े हैं वो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमें दोस्तों आप बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगाकर आप लोगों के लिए PDF नोट्स तैयार किया जाता है और आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों। तो अगर आप लोग कमेंट कर देते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। और दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों अनुक्रमणीकरण, यानी इसको इंडेक्सिंग बोला जाता है, इंडेक्स, इसको हिंदी में अनुक्रमणीकरण। तो अब दोस्तों इसको समझिए क्या है अनुक्रमणीकरण। सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग, यानी अनुक्रमणीकरण में इंडेक्सिंग में कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था दोस्तों, तो 1950 में हुआ था।
वैश्विक स्तर पर जो कि हुआ था। और दोस्तों वहीं भारत का बात की जाए तो दोस्तों भारत में अनुक्रमणीकरण में कंप्यूटर का प्रयोग जो है 1965 में हुआ था। अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाए तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1950, और भारत में केवल बात की जाए दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा 1965। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आगे है दोस्तों, पृष्ठ के अंत में लिखे जाने वाले के अंत में क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, पर कोई बात नहीं, आपको बस इतना सुनना है। पृष्ठ के अंत में लिखे जाने वाले नोट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो दोस्तों उसको एंड नोट्स बोला जाता है। दोस्तों ये बहुत सिंपल प्रश्न है। जो लास्ट में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एंड नोट्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको एंड नोट्स बोला जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे है सारांश, या जिसको इंग्लिश में समरी बोलते हैं, समराइजेशन। तो दोस्तों सारांश अधिकतम कितने शब्दों का होना चाहिए? तो दोस्तों जो सारांश होता है आपके लिए अधिकतम करीब 100 से 120 शब्दों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, 120 शब्द से। और दोस्तों ये वीडियो जो है अब यहीं पे ख़त्म होने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान साथी।